कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। इस समय भाषा का विकास चल रहा है। भाषा के विकास में आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात कल की गई थी, जिसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का पहला पार्ट कल लोगों को दिया गया था। आज ये दूसरा पार्ट है और आज का यह वीडियो पब्लिश भी है। लगातार जीडीसी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए लोग कहते रहते हैं कि सर जब प्रारंभ से शुरू हो, भाषा से शुरू हो तो बताइएगा। तो लोगों को सूचित भी कर दिया गया है ताकि वो जुड़ सकें। अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं और जीडीसी का बैच लेना चाहते हैं या यूजीसी नेट का बैच लेना चाहते हैं तो भाषा से इकाई शुरू हो चुकी है। भाषा की इकाई शुरू हो चुकी है, आप ले सकते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में कल पहला लेक्चर दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा भी है कि वीडियो ओपन करेंगे फिर तुरंत कमेंट करेंगे, सर कैसे जुड़े, कहाँ से जुड़े, कैसे जानकारी मिलेगी। हर वीडियो में आप देखेंगे कि थंबनेल पर यह नंबर दिया होता है। इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 9721462740 नंबर है। इधर ये नंबर आपको पूरा दिख ही रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कल जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बात किया था उसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पूरा बात किया गया। उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन कौन सी भाषा आएंगी, सिंधी भाषा, लांदा भाषा, पंजाबी भाषा। इसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विभाजन हार्ले ने कैसे किया, ग्रियर्सन ने कैसे दिया है, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, सीताराम चतुर्वेदी, भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी। फिर हिंदी भाषा के बारे में देखा कि इसके तहत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं, जैसे राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। फिर गुजराती भाषा, मराठी भाषा। इस तरीके से फिर आ गए हम लोग हिंदी भाषा का नामकरण पर। नामकरण के बाद में यहाँ तक कल हो गया था कि हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। राजस्थानी जिसके तहत ये बोलियां आएंगी, बिहारी हिंदी जिसके तहत ये 3 बोलियां आएंगी। आज इन्हीं का विस्तृत इस सेकंड लेक्चर में करना है। पहाड़ी हिंदी जिसके तहत कुमायूनी और गढ़वाली हैं, पूर्वी हिंदी जिसके तहत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, पश्चिमी हिंदी जिसके तहत ब्रजभाषा, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, दक्कनी है। जो 5 उपभाषाएं हैं, इन 5 उपभाषाओं में पहाड़ी हिंदी को छोड़कर शेष सभी का किसी न किसी बोली में अपना साहित्य है। जैसे राजस्थानी हिंदी में अगर देखें तो मारवाड़ी और जयपुरी में उसकी साहित्य मिलती है। पश्चिमी हिंदी में देखें तो ब्रजभाषा और कौरवी में साहित्य मिलती है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो अवधी में साहित्य मिलता है। बिहारी हिंदी की बात करें तो मैथिली में साहित्य मिलता है। लेकिन पहाड़ी हिंदी में ना तो कुमायूनी में ही साहित्य मिलेगा और ना ही गढ़वाली में ही साहित्य मिलेगा। तो यहाँ पर अब आइए 5 उपभाषाओं का जिक्र करते हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थानी है। वर्तमान में हिंदी की उपभाषा के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश के अधिक निकट होने के कारण इस पर सौरसैनी का प्रभाव लक्षित होता है। यह टा वर्ग बहुला उपभाषा है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में मुख्यतः बहुवचन अ का प्रयोग होता है। पुल्लिंग एक वचन शब्द में ओकारांत शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा इस राजस्थानी उपभाषा में आप देखेंगे कि जैसे मालवी जो है, मालवी में जो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन में अड़ जो होता है, इसकी अपेक्षा डा का प्रयोग डा के रूप में ज़्यादा होता है। और भी अगर पॉइंट लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि अल्प प्राणीकरण के उदाहरण बहुत ज़्यादा मिलते हैं। या और वा का उच्चारण भी बहुत ज़्यादा होता है।
या और वह का उच्चारण भी बहुत अधिक होता है राजस्थानी हिंदी में। अब इसके बाद में इसी के तहत हम देखते हैं कि ब्रजभाषा के साहित्य में प्रतिष्ठित होने से पहले पूर्वी प्रदेश में डिंगल यानी प्राचीन राजस्थानी का बोलबाला था। यानी जो डिंगल है वो प्राचीन राजस्थानी है। यह पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। चारण कवियों के द्वारा, अधिकांश साहित्य चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। ऐसे अगर पिंगल की बात करें तो यह पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पूर्वी और पश्चिमी आपको ध्यान रखना। जो पिंगल है पूर्वी राजस्थानी साहित्य का रूप है। इसका अधिकांश भाग भाट कवियों के द्वारा रचा गया है। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि चारण कवि किसे कहते हैं। भाई, चारण कवि वैसे कवि होते हैं जो ट्रेडिशनल रूप से या पारंपरिक रूप से राजाओं और योद्धाओं की वीरता का शौर्यगान करते हैं, वही चारण कवि होते हैं। उन्हीं को चारण कवि कहा जाता है। राजाओं की वीरता का वर्णन करते हैं। ऐसे भाट कवि की बात करें तो भाट कवि किसे कहा जाता है। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके मन में सवाल जरूर उत्पन्न करती हैं। ये राजाओं का यशोगान करने के साथ साथ ये वंशावली भी लिखते थे। इतिहास, वंशावली और वीरगाथाओं का मौखिक रूप से संरक्षित करने का कार्य भाट कवियों के द्वारा किया गया है। साहित्यिक भाषा शैली के लिए डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है तो बांकीदास ने कुकवि बतीसी में किया है। कुकवि बतीसी में किया है। कुकवि बतीसी के बारे में भी, कुकवि बतीसी रचना के बारे में भी एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। शायद यूपी हायर में पूछा गया था। शायद यूपी हायर में ही पूछा गया था। यह रचना जो है वो 1871 ईस्वी में की है, जहां पर डिंगल शब्द से ये जुड़ी हुई है। उसी में डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया कुकवि बतीसी में। संवत 1871। पद कौन सा है आपको पता होगा, हो सकता है कि पता हो कुछ लोगों को। डिंगलियां मिलियां करें पिंगल तणो प्रकाश, सुना है नहीं सुना है भाई। यहां तो पूरा विस्तृत आप लोगों को डिटेल एक एक पॉइंट बताया जाता है। एक एक पॉइंट इसीलिए आप लोगों को समझाया जाता है। डिंगलियां मिलियां करें पिंगल तणो प्रकाश। तो डिंगल शब्द का प्रयोग यहां पर सर्वप्रथम कुकवि बतीसी में किया गया है। पुरुषोत्तम दास के अनुसार डिम और गल मिलकर डिंगल बनता है, जिसका अर्थ होता है वीर रस की ध्वनि वाली भाषा। हर प्रसाद शास्त्री ने डगर से डिंगल शब्द की उत्पत्ति माना और इसे जंगल देश की भाषा बताया है। वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने किसी क्षेत्र विशेष के नाम पर डिंगल शब्द की उत्पत्ति माना। चंद्र शर्मा उलेरी ने कहा कि डिंगल यादृच्छात्मक अनुकरण का शब्द है। सुकुमार सेन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार संस्कृत शब्द डिंगर गंवारू से इसका संबंध है। पिंगल शैली को, डिंगल और पिंगल दो है जैसा कि अभी आपने देखा और लगातार देख रहे हैं। पिंगल शैली को अवहट्ट और राजस्थानी के मिश्रित शब्दों से उत्पन्न माना जाता है। कई लोगों ने बताया, कुछ आलोचकों का मानना है कि पृथ्वीराज रासो ने इसका गौरव बढ़ाया। पृथ्वीराज रासो में पिंगल शैली मिलती है, जबकि कुछ आलोचकों का मानना है कि नहीं, डिंगल शैली मिलती है। खैर, पिंगल ब्रज भाषा पर आधारित एक काव्य शैली है। इसका निर्माण प्राकृत पेंगलम के समय हो गया था। राजस्थानी की प्रमुख रूप से 4 बोलियां हैं, लेकिन गिरियर्सन ने इनको 5 भागों में बांटा है।
उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी है, उत्तर पूर्वी राजस्थानी में मेवाती है, मध्य पूर्वी राजस्थानी के तहत जयपुरी है, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी के तहत मालवी है और दक्षिण राजस्थानी के तहत निमाड़ी है। मेवाती को ही मेवाड़ी भी कहा जाता है। जो मेवाती है, इस मेवाती को मेवाड़ी भी कहा जाता है, मेवाड़ी भी कहा जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 15 लाख है। जयपुरी बोली पूर्वी मध्य राजस्थान की है, जैसा यहां आप देख रहे हैं जयपुरी। जयपुरी में आप देखेंगे कि जो जयपुरी बोली है, इसकी उपबोली में अजमेरी भी आता है, जयपुरी में अजमेरी भी आता है और एक आध बार परीक्षा में पूछा गया है हड़ौती, हड़ौती भी इसी के अंतर्गत आता है। मारवाड़ी अगर की बात करें तो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है। यह मुख्य रूप से जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उदयपुर में बोली जाती है। मालवा प्रदेश के चारों ओर मालवी बोली का प्रसार है, जबकि इसका मुख्य केंद्र है इंदौर में। इसके अलावा इन उपबोलियों के अलावा यानी मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और निमाड़ी के अलावा भीली उपभाषा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। भीली उपभाषा जो करीब 20 लाख लोगों के विचारों का आदान प्रदान करती है, यह राजस्थानी की उपभाषा है भीली। तमिल प्रदेश में प्रचलित सौराष्ट्री तथा पंजाब और कश्मीर के प्रदेश में फैली हुई गुजरी भी राजस्थानी सीमा के अंतर्गत आती है। तो भीली भी आती है और गुजरी भी आती है। व्यक्तिगत व्यवहार में राजस्थानी की लिपि जो है वो महाजनी लिपि प्रचलित है। महाजनी लिपि प्रचलित, देखिए बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। गौर से सुने, चीज़ों को लिखें, समझें। बाकी ये जो पीडीएफ है ये तो पेड मेंबर्स को पहुंच जाता है, लेकिन लेक्चर को सुने। बाकी यहाँ पर जैसे गुजरी है, भीली है, महाजनी जो आपको बताया जा रहा है, ये सब जब रात में लाइव कक्षा होती है तो उसमें ये प्रश्न के रूप में शामिल कर लिए जाते हैं। मारवाड़ी लोगों में व्यापार विस्तार के कारण मारवाड़ी लिपि पूरे उत्तर भारत में फैली हुई है। राजस्थानी साहित्य में बहुत बड़े बड़े प्रतिभाशाली कवि हुए हैं, चाहे चारण की बात करें, चाहे भाट की बात करें। आप देखेंगे कि राजाओं के यशोगान में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे वीसल देवरासो आप देख सकते हैं, ढोला मारूरा दूहा देख सकते हैं। तो इस तरीके की रचनाएं लिखी गई हैं। कवियों में आप देखें तो बाकी दास है, मुरारी दीन है, सूर्यमल हैं, चंद्रबरदाई हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा अगर मारवाड़ी के बारे में और मारवाड़ी मेवाती के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ पर डिटेल में दे दिया है कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली है। इसमें साहित्य और लोक साहित्य दोनों है। मीराबाई के पद इसी मारवाड़ी में आपको मिलेंगे। इसमें ढुड़ाड़ी, मेवाड़ी, सिरोही भी आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। मेवाती के अंतर्गत मिश्रित बोली अहिरवाटी भी आती है मेवाती में, जिसमें राठी है, नहेर है, कठर है, गुजरी है, ये भी बोलियां आती हैं। इसमें भी लोक साहित्य है। जयपुरी के को ढुड़ाड़ी भी कहते हैं। इसमें तोरबाटी, काठंडा, चौरासी ये भी आती हैं। वहीं मालवी दक्षिण राजस्थान की बोली है, इसमें पाटवी, रतलामी भी बोली उपबोलियाँ आती हैं। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर बिहारी हिंदी की बात की जाए, बिहारी हिंदी की बात की जाए तो इसका नामकरण ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है। बिहारी बिहार प्रदेश की भाषा है और बिहार का राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संबंध सब उत्तर प्रदेश के साथ रहा है और अब भी है। बल्कि उत्तर प्रदेश के लोग अब भी बिहार के अनेक जिलों में जाकर रहते हैं, परंतु वहाँ की भाषा बांग्ला भाषा के अधिक निकट है। और इस बिहारी हिंदी, बिहार हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा।
ये जो बिहारी हिंदी है, ये बिहारी हिंदी का जो आविर्भाव हुआ है वो मागधी से हुआ है, मागधी से हुआ है। इसकी 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये 3 प्रमुख बोलियां हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो ये बिहारी नामकरण किया है, ये बिहारी नामकरण पश्चिमी मागधी बोलियों का बिहारी नामकरण किया है। अगर बाई द वे परीक्षा में पूछा जाए कि ग्रियर्सन ने पश्चिमी मागधी बोलियों का नामकरण किस नाम से किया है, तो पश्चिमी मागधी होगा, केवल मागधी दिया जा सकता है, अर्ध मागधी दिया जा सकता है, पश्चिमी मागधी दिया जा सकता है, पूर्वी मागधी दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रियर्सन ने जो बिहारी हिंदी दिया वो मूलतः पश्चिमी मागधी को दिया है। बिहारी हिंदी जो कहा गया है ग्रियर्सन के द्वारा, उनका तात्पर्य है उस भाषा से जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों आती हैं। पूर्वी हिंदी और बांग्ला के बीच में बिहारी की अपनी विशेषताएं हैं, जो मैथिली, मागधी, मगही और भोजपुरी तीनों बोलियों में समान रूप से हैं। भाषा के अर्थ में अगर थोड़ा सा यहां पर हम बात कर लें कि भाषा के अर्थ में प्रत्यांत में या शब्द के अंत में ई यहां पर लगता है। बिहारी नाम की गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि की श्रेणी में भी आता है प्रत्यांत, लेकिन यह भी बिहारी की भी एक विशेषता है। प्राचीन जो बिहारी भाषा थी, जब ग्रियर्सन ने नामकरण किया है, उससे पहले की जो बिहारी भाषा थी, उस बिहारी भाषा पर बौद्ध और जैन की भाषा का भी प्रभाव था। अगर बाई द वे यह पूछा जाए कि आरंभिक बिहारी हिंदी पर किस भाषा का प्रभाव था, किसकी भाषा का प्रभाव था, तो बौद्धों और जैनों की भाषा का प्रभाव था। तो इसे भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। इसके भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। इनका विदेशिया लोकप्रिय गीत नाट्य है और इसका नामकरण रेमंड ने किया। पूर्वी गोरखपुर की भाषा को गोरखपुरी और पश्चिमी गोरखपुर की भाषा को सरवरिया कहा जाता है और इसी सरवरिया के तहत नागपुरिया उपबोली भी आती है। मगही दक्षिण बिहार में बोली जाती है। मगही, मागधी और मगध की भाषा का आधुनिक नाम है। इसका उपयोग कैथी लिपि में होता है। पूर्वी है, टलहा है, जगती है, ये सब मगधी की उपबोलियां हैं। मैथिली की बात करें तो वैशाली, विदेह और अंग प्रदेश की भाषा है मैथिली। इसका नामकरण कोलब्रुक ने किया था। इसके प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति के अलावा गोविंद दास हैं, रंजीत हैं, हरिमोहन हैं, इसी भाषा के कवि हैं। छिका छिकी इसी की उपबोली है, यानी मैथिली की उपबोली का नाम क्या है, तो छिका छिकी। छिका छिकी इसे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये वही मागधी है जिस मागधी से बिहारी जो भाषा की उत्पत्ति हुई है। मागधी संस्कृत के फलस्वरूप प्राचीन काल में भोजपुरी क्षेत्र में जयदेव कृत गीत गोविंद का भी अत्यधिक प्रचार प्रसार था। केवल जैन, बौद्ध और जैन का ही नहीं, गीत गोविंद का भी अधिक प्रचार प्रसार था। लेकिन अब वर्तमान में देखें तो रामचरितमानस ने वो स्थान ले लिया है। और किसी समय तो बंगाल का प्रसिद्ध छंद पयार हुआ करता था, जो पूरे बिहार में प्रचलित था। आज भी पयार आज भी है।
अगर आप बिहार क्षेत्र से हैं या बिहार से जुड़े हुए हैं या जानते हैं, तो जो बिरहा होता है, विरहा में प्यार छंद आज भी सुनने को आपको मिलेगा। बिहारी में भोजपुरी में जो बिरहा है, उस विरहा में आज भी प्यार छंद आपको सुनने को मिलेगा। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसके तहत दो बोलियां आती हैं, कुमायूनी और गढ़वाली। कुमायूनी पर राजस्थानी बोलियों का प्रभाव है, कहीं कहीं कौरवी का भी प्रभाव दिखता है, और गढ़वाली पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कहीं कहीं पर कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने, कुछ भाषा विद्वानों ने पहाड़ी हिंदी को इस तरीके से विभाजित कर दिया है कि पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। इस तरीके से भी कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने इसका विभाजन कर दिया है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा कर नहीं है, आते हैं पूर्वी हिंदी पर। इसके तहत पूर्वी हिंदी के तहत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वैसे अवधी का जो केंद्र है वह अयोध्या है। इसे कोसली या वैशवाड़ी भी कहा जाता है। माता प्रसाद पांडे ने तो इसे दक्षिण कोसली कहा है, भक्ति काल की 2 शाखाएं, सूफी काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा की जो रचनाएं हैं वो इसी में रची गई हैं। बघेली का केंद्र रीवा है। इसे अवधी की दक्षिणी शाखा अगर बघेली को देखा जाए तो हरदेव बाहरी ने कहा है, और कई बार ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। अवधी और बघेली में बहुत अधिक समानता है। ग्रियर्सन बघेली को अलग बोली मानते हैं, जिसके तहत तिरहारी, जुड़ार, गहोरा आदि बोलियां आती हैं। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है। यह बोली भी अवधी के समान, जिसमें सरगुजिया, सदरी और वैंगानी, बिंजवाली ये सब आती हैं छत्तीसगढ़ के तहत। तो यहाँ बोलियों में आप देख रहे हैं कि बोलियों में 3 प्रमुख बोलियां इसके तहत आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। थोड़ा सा अवधी के बारे में और आप जान लें, क्योंकि ये ऐसा है, खैर अवधी का साहित्यिक विकास जब आप लोगों को आगे कराया जाएगा तो वहाँ पर डिटेल चलेंगे ही हम लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप जान लें कि अवधी इस पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि अवध की बोली है, किंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। ये बहुत दूर तक फैली हुई है। जहाँ एक ओर यह हरदोई तक फैली हुई है, हरदोई तक, वहीं लखीमपुर खीरी तक, फैजाबाद तक, हरदोई, खीरी, फैजाबाद का कुछ भाग है, भले वहाँ तक है, लेकिन कुछ भाग इसका ऐसा भी है जहाँ नहीं बोली जाती है। लेकिन अवध के बाहर अगर देखें तो फतेहपुर में भी मिलेगा, इलाहाबाद में मिलेगा, केरावत तहसील को छोड़कर जौनपुर और मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग में भी बोली जाती है। जैसा कि आपको कहा गया कि इसे कोसली भी कहा गया है, इसे पूर्वी भी कहा जाता है, अवधी को कोसली भी कहा जाता है। पूर्वी जो कहा गया, पूर्वी शब्द से आशय ये है, पूरब की बोली से तात्पर्य, पूर्वी से आशय है पूरब की बोली। कोसली से आशय है कोसल राज्य की भाषा से तात्पर्य है, कोसली से। अगर इसका पुराना नाम स्वीकार कर लिया जाए
कोसली नाम स्वीकार कर लिया जाए तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, यह छत्तीसगढ़ी भाषा भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन तुलसीदास रामचरितमानस जो लिखा, उसके कारण अवध शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया कि इस प्रदेश की बोली के लिए अवधी नाम सर्वथा उपयुक्त है। अवधि के स्थान पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर आपको बैसवाड़ी शब्द मिलेगा। बैसवाड़ी शब्द खास तौर से किस रचना में मिलता है, जरा बताइए। बैसवाड़ी किस रचना में मिलता है? जितने लोग लेक्चर को देख रहे हैं बताएं। बैसवाड़ी किस क्षेत्र में मिलता है? खासकर किस क्षेत्र की भाषा को बैसवाड़ी कहा गया है? ठीक है, अवधी को बैसवाड़ी भी कहा जाता है, वो सही है, लेकिन बैसवाड़ी पहली बात किस रचना में मिलता है, ये बताइए कमेंट करके। बाकी लाइव कक्षा में आपको हम बताएंगे, लेकिन जितने लोग लेक्चर को देख रहे हैं, देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं कि बैसवाड़ी, मुख्य रूप से बैसवाड़ी शब्द, अवधि के लिए बैसवाड़ी शब्द का प्रयोग किस रचना में हुआ है, किसने अपने भाषा अध्ययन में कहा है। चलिए बता देते हैं, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि बताने से पहले आपको पता था या नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे सर क्या बताएं, आपने तो बता ही दिया, इसीलिए मैंने कमेंट नहीं किया। जब रात में लाइव कक्षा में पूछा जाता है तो ऐसा ना करें, ज़रूर कमेंट करें आप। हाँ, एक चीज़ और, यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि जहाँ आप कमेंट करते हैं वहाँ हाइप का सेक्शन अब आ गया है। अभी मुझे भी नहीं पता था, किसी ने बताया है, खैर टेक्निकली इतना मुझे बहुत नहीं पता इसके बारे में, तो किसी ने बताया कि सर हाइप का आ गया है। तो हाइप पर अगर करेंगे तो उससे ये है कि वीडियो और जल्दी लोगों तक पहुंचेगा और लोग भी देखेंगे। तो अगर हो सके, आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट, तो हाइप ज़रूर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था बैसवाड़ी की। बैसवाड़ी लिंग्विस्टिक सर्वे भाग 6 में लिखा गया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो रचना है, लिख लीजिए, लिंग्विस्टिक सर्वे भाग 6 में लिखा गया है, भाग 6 में लिखा गया है। वैसे इसका नाम बैसवाड़ी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बैसवाड़ी क्यों दिया गया? भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लिया आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, अब तो साक्षात्कार लगभग हर पोस्ट के लिए होने वाला है और बहुत सारे में हो भी गया है। आपसे पूछा जाए कि अवधि के अन्य नाम क्या हैं, तो आप कहें कोसली नाम है सर, बैसवाड़ी भी इसे कहा जाता है। क्या ठीक है, बैसवाड़ी किस आधार पर नामकरण किया गया है? फिर आप कहेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लेक्चर को जरूर देखिए। यहां पर जो ज्ञान आपको मिल रहा है, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करिए, पूरे यूट्यूब पर सर्च करिए, अगर आपको मिले फिर आप बताइए कि हाँ सर मुझे मिला था। क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई गाइड से नहीं, ऑथेंटिक किताब से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ये बात आई तब मैंने कह दिया, वैसे मैं कहता नहीं हूँ इस चीज़ को। तो बैसवाड़ी का जो नामकरण है, वास्तव में वैश्य राजपूतों की प्रधानता के कारण, वैश्य राजपूतों की प्रधानता के कारण उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर के कुछ भागों को बैसवाड़ा कहते हैं और बैसवाड़ी इसी क्षेत्र की बोली है। उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर के कुछ भाग को बैसवाड़ा कहते हैं और बैसवाड़ी इसी क्षेत्र की बोली है। वैश्य राजपूतों की प्रधानता के कारण नाम पड़ा था बैसवाड़ी, जो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बताया गया है। जो बैसवाड़ी है, मुख्य रूप से जो बैसवाड़ी है अवधि का ही भाग है, लेकिन अब तो बहुत जगह अवधि को सीधे बैसवाड़ी कह देते हैं। लेकिन बैसवाड़ी अवधि की अपेक्षा कर्णकटु बोली है। इसमें ए का उच्चारण या ओ का उच्चारण व और ये के स्थान पर होता है। अवधि की भाषागत विशेषताओं की अगर बात करें, थोड़ा सा और जान लें अवधि के बारे में, कि अवधि की अगर भाषागत विशेषताओं की बात करें तो अवधि के पश्चिम में पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं?
कन्नौजी हैं और बुंदेली हैं। कन्नौजी और बुंदेली हैं। इसके पूरब में अवधी के पूरब में भोजपुरी का क्षेत्र है। तो कन्नौजी और बुंदेली से अगर आप तुलना करें तो देखेंगे कन्नौजी तथा बुंदेली में कर्ता का ने अनुसर्ग वर्तमान है और अवधि में इसका अभाव है, इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। कन्नौजी और बुंदेली में संज्ञा, विशेषण और भूतकालिक कृदंत पदों में वो और अव प्रत्यय लगता है, लेकिन अवधि में अप्रत्यय लगता है। भोजपुरी से अगर तुलना करें तो पश्चिमी भोजपुरी के वर्तमान काल में ला प्रत्यय लगता है, ऐला, गैला, खैला ऐसा लगता है, लेकिन अवधि में ला वाले रूपों का अभाव है, अवधि में ऐसा नहीं है। जहाँ भोजपुरी के भूतकाल में अल है, इल है प्रत्यय लगता है, अवधि में इसका भी अभाव है, इसका भी प्रभाव नहीं है। तो इस तरीके से जो निकटवर्ती बोलियां हैं उनका भी प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अवधि के बाद में ही अगर हम लोग बात करें बघेली की, अवधि के बाद बघेली की अगर बात की जाए तो बघेली में रीवा का केंद्र है। जहां मैंने आपको बताया कि बघेली जो है वो रीवा का केंद्र है, रीवा का केंद्र है, रीवा उसका केंद्र है और रीवा केंद्र है। तो बघेली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, बघेली में थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एक चीज़ें बताई गई हैं कि बघेली वस्तुतः बघेलखंड की बोली है। अगर आप मैप देखते होंगे तो मैप में आप देखेंगे बघेलखंड एक अलग ही क्षेत्र के रूप में उसमें प्रदर्शित किया जाता था मैप में, और इसका जो नामकरण हुआ है वो बघेल राजपूतों के नाम पर हुआ है। इसका एक नाम और भी है, हो सकता है कि आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, रोवाई, रोवाई भी है, कहीं कहीं रिवाई भी मिलता है। रिवाई इसलिए मिलता है कि जो रीवा है, रीवा, वह रीवा बघेलखंड का मुख्य स्थान है, इसलिए इसको जो लिखित रूप में मिलता है रिवाई मिलता है। और अगर लोकल के आप हैं बघेलखंड में तो कई जगह बोलते बोलते कहते कहते शब्दों को कहते कहते और शब्दों में कुछ नयापन आ जाता है, बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, तो कहीं कहीं अभी भी वहाँ के लोग रोवाई कहते हैं, लेकिन रिवाई है मुख्य रूप से। रिवाई है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बघेली में पड़ोस की बोलियों का सम्मिश्रण देखा जाता है, क्योंकि जो मंडला है बगल में, बघेलखंड के बगल में ही जो मंडला है, मंडला के दक्षिण पश्चिम की बघेली भी जो है वह भी एकदम मिश्रित है, मिली हुई है। राजनीतिक दृष्टि से बांदा जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है और बांदा की बोली बुंदेली को माना जाता है, जबकि बांदा में आप देखेंगे बुंदेली माना जाता है। और ये राजनीतिक दृष्टि से आप देखेंगे बघेलखंड के आसपास के ही ये क्षेत्र में है। बघेली के ही अंतर्गत आप देखेंगे कि जो अभी मैंने जिक्र किया, तिरहारी है, जुड़ार है, गहोरा है, इन जो उपबोलियों की बात की गई है, तिरहार के बारे में कितने लोग बता पाएंगे? थोड़ा सा तिरहार के बारे में आप में से कितने लोग बता पाएंगे? तिरहार के बारे में जितने लोग अभी यहाँ पर इस लेक्चर को सुन रहे हैं उसमें से तिरहार के बारे में, भाई इतना तो आपको ये पता ही है तिरहार के बारे में कि
बघेली के अंतर्गत आती है। तिरहार बघेली के अंतर्गत आती है, इतना आपको पता है। लेकिन इसके अलावा तिरहार के बारे में और थोड़ा सा उसका जो क्षेत्र है या उसकी जो विशेषताएं हैं, या जूडर की बारे में या गहोरा के बारे में कितने लोग बताएंगे आप में से? नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। गहोरा की अगर बात करें तो यमुना नदी के दक्षिणी किनारे के क्षेत्र को छोड़कर बांदा जिले के पूर्वी भाग में जो एक छोटी सी नदी है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहां तक की जो बोली है वो गहोरा के अंतर्गत आती है, और वो जो क्षेत्र है वो गहोरा ही कहलाता है। और जो गहोरा है वो गहोरा तिरहारी से बहुत कुछ मिलती जुलती है। अंतर केवल इतना है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बुंदेली के हैं, और इसकी दो उपशाखाएं भी हैं। गहोरा की दो उपशाखाएं भी हैं। वो दो उपशाखाएं हैं पथा और अंतरपथा। पथा और अंतरपथा। ये जो पथा है ये दक्षिण पूर्व में, और अंतरपथा बांदा के दक्षिण में बोली जाती है। और यह भी गहोरा बोली का नमूना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में दिया गया है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे गहोरा में जो न है, न को अण पढ़ा जाता है। उत्क्षिप्त जो हमारे व्यंजन है, जैसे आप कहेंगे मनई, जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति को कहते हैं मनई, और मनई को वहाँ पर कहते हैं मणई। मणई ऐसे बोलते हैं, मणई कहते हैं कौनो मणई के दुई लड़का रहें, और वही लड़का अपने बाप से कहिन, अरे बाप तय हमरे हौसा के जजाति हमका बांट दें। तो इस तरीके से कुछ बोला जाता है गहोरा में। ऐसे अगर जुड़ार की बात करें तो ये भी बांदा में ही बोला जाता है, जुड़ार। ये केन नदी, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि याद नहीं आ रहा है गहोरा में, वो नदी है बंगई नदी। अगर आप वहाँ से होंगे बांदा से तो आपको पता बंगई नदी है। तो केन और बंगई नदी के बीच की ये बोली है। गहोरा और तिरहारी की अपेक्षा जो जुड़हार है, इसमें बुंदेली का सबसे अधिक मिश्रण देखने को मिलता है। सबसे अधिक मिश्रण देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत तीन बोलियां आपको देखने को, उपबोलियां देखने को मिलेंगी। जैसे गहोरा में अभी मैंने आपको बताया कि गहोरा में दो है, पथा और अंतरपथा। ऐसे जुड़र में तीन है। जुड़र में तीन है, वो है कुंडरी, बांदा जिले के उत्तर पश्चिम में बोली जाती है। और एक है वग्रवल या बगरवल, ऐसे वग्रावल, जो बांदा जिले के दक्षिण पश्चिम में बोली जाती है। और मध्य बांदा में जो बोली जाती है उसको कहा जाता है अघर। अघर। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है इसकी बोली में। जैसे हम लोगों ने अभी गहोरा में देखा, गहोरा में कहा जाता है कि कौनो मनई के दुई लड़का रहें, कौनो मनई के दुई लड़का रहें। अगर इसी को कहा जाए कि जुड़हार में क्या होगा, तो जुड़हार में ऐसे कहेंगे कि कौन्यो, कौनो नहीं, अब कौन्यो हो जाएगा। उकार बहुला बोलिए ज़्यादा। कौन्यो मनई के दुई बेटवा रहें, तो ऐसे वहाँ पर बोला जाएगा। तो खैर ये हम लोगों ने यह इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया। अब इसके बाद में इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे
बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की। मैंने कहा कि इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, भले ही यहाँ पर संक्षिप्त में मैंने दिया है, पीडीएफ में रहेगा, लेकिन अगर लेक्चर आप देख रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ी को आप देखेंगे कि लरिया या खलटाही भी कहा जाता है। इसे लरिया या खलटाही भी कहा जाता है। लरिया या खलटाही, लरिया या खलटाही। खलटाही वास्तव रूप में अगर देखा जाए, वास्तविक रूप में तो बालाघाट जिले में जो खलोटी है, खलोटी, वहीं से ये खलटहिया नाम भी दिया गया है। खलटहिया नाम या खलोटी नाम वहीं से दिया गया है। लरिया की अगर बात करें, जो लरिया यहाँ पर कहा जाता है, लरिया तो छत्तीसगढ़ के मैदान के पूरब में, पूर्वा सम्बलपुर का उड़ीसा का प्रदेश है, और यहाँ के लोग अपने पश्चिम में स्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश को लरिया कहते हैं, और इसीलिए लरिया नामकरण भी किया गया है। इसे लरिया भी कहा जाता है। लरिया छत्तीसगढ़ का नाम इसीलिए है क्योंकि इसको उड़ीसा के लोग कहते हैं। उड़ीसा के लोग अपने पश्चिम में बसे हुए मैदानी इलाकों में, जो संबल का मैदान है, संबलपुर का, तो संबलपुर का जो मैदान है, वहाँ के जो लोग हैं अपने पश्चिम के लोगों को कहते हैं कि लरिया, तो इसीलिए इसका नाम लरिया भी पड़ा है। लरिया भी इसे कहा जाता है, लरिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सुनीत कुमार चटर्जी ने माना है कि यह मागधी की ही एक उपभाषा है, अलग भाषा नहीं माना, बल्कि सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा कि यह मागधी की ही एक उपभाषा है, एक उपभाषा है माना गया है। तो खैर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण भी हो जाए और सारी चीज़ें भी कवर हो जाए। पश्चिमी हिंदी की अगर बात करें, पश्चिमी हिंदी की, तो इसके तहत 6 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के तहत। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, दक्षिणी। ब्रजभाषा एक एक के बारे में अगर यहाँ पर हम लोग विस्तृत से चलें तो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रजभाषा की। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है और इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। इस ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, कहीं पर लिख लीजिएगा, अंतर्वेदी भी कहा जाता है। भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों ने इसमें अपनी रचनाएं की हैं। इसका आरंभिक रूप आदिकाल में पिंगल, मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है और इसमें ओकारांत की प्रधानता है। अच्छा, अंतर्वेदी क्यों कहा गया है? अगर कोई चीज़ कहा गया है तो उसके बारे में आप भी सोचिए, और जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं कि अगर ये कहा गया तो क्यों, जिस दिन क्यों के पीछे आप पड़ गए, उस दिन इतना विस्तृत ज्ञान आपको हो जाएगा कि किसी से पीछे नहीं रहेंगे। और अगर यह मानसिकता है कि ठीक है कहा गया तो हमसे क्या मतलब, हम याद कर लेंगे और परीक्षा में लिख देंगे, तो अभी तक बहुविकल्पी था ज़्यादातर परीक्षाएं, अब लिखित में होगा, इंटरव्यू भी होगा, तो उस चीज़ के लिए भी तो आपको तैयार रखना है, अभी इन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो इसको अंतर्वेदी क्यों कहा गया? देखिए, जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, ब्रजभाषा मंडल जो है, वो ब्रजभाषा मंडल जो ब्रजभाषा है वो गंगा और यमुना नदी, गंगा और यमुना नदी जो मिलती हैं, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, इनके बीच का जो ये क्षेत्र है, यहाँ से गंगा और यमुना आती हैं, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, द्वाब का जो क्षेत्र है, ये जो द्वाब का क्षेत्र है, गंगा यमुना का द्वाब, आब मतलब होता है जल, दो मतलब
दो आब, दो तरफ जल से घिरा क्षेत्र दोआब कहलाता है। अभी भी आप चले जाएं तो बहुत सारे फैजाबाद मंडल में आप जाएंगे तो बहुत सारी जगह पर आपको कहेंगे दोआबा क्षेत्र। दोआबा मतलब यही होता है कि जहाँ दो तरफ से घिरा हुआ हो जल से, उसी को दोआबा कहते हैं और साहित्य में लिखित रूप में दोआब कहा जाता है। तो ये दोआब क्षेत्र, गंगा और यमुना इन दो नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को दोआब कहा जाता था। और यह दोआब क्षेत्र आर्यों की पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण अंतर्वेद कहलाती थी। ये गंगा यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र था वो आर्यों का पवित्र यज्ञ भूमि था। पवित्र यज्ञ भूमि होने के कारण इसी दोआब क्षेत्र को अंतर्वेद कहा जाता था और इसी कारण यहाँ की भाषा ब्रज भाषा को अंतर्वेदी कहा गया है। लेकिन इन दोनों नामों के द्वारा, चाहे वो ब्रज भाषा हो और चाहे अंतर्वेदी हो, दोनों में से किसी भी नाम के द्वारा ब्रजभाषा के संपूर्ण क्षेत्र का भली भांति बोध नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रज भाषा का जो प्रमुख केंद्र है वो है मथुरा, कृष्ण की लीला भूमि गोकुल तथा वृंदावन है। और यह बहुत ही विस्तृत भूभाग में है, केवल द्वाब में ही नहीं फैला है कि इस नाम से कह दिया जाए। अगर मथुरा को केंद्र माना जाए तो दक्षिण में ब्रजभाषा आगरा भरतपुर के अधिकांश भाग, धौलपुर करौली ग्वालियर के पश्चिम भाग, जयपुर के पूर्वी भाग में भी बोली जाती है। उत्तर में यह गुड़गांव के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर पूर्व द्वाबे में ये बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, नैनीताल की तराई तक बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मथुरा, अलीगढ़ और पश्चिमी आगरे की ब्रजभाषा आदर्श है। अगर कहा जाए कि ब्रजभाषा कहाँ की आदर्श है तो मथुरा, अलीगढ़ और पश्चिमी आगरे की ब्रजभाषा आदर्श है। अलीगढ़ के उत्तर में बुलंदशहर है, जहां भाषा में खड़ी बोली का अत्यधिक सम्मिश्रण हो जाता है, उसी के आसपास पड़ जाती है। उसी के आसपास पड़ जाती है। तो यहाँ पर किसको क्या नाम दिया गया है उस पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे कि ग्वालियर के जो उत्तर पूर्व है, ग्वालियर के उत्तर पूर्व तक ये फैली हुई है, ग्वालियर के उत्तर पूर्व में बोली भी जाती है। धौलपुर के सामने एक है सिकरवाड़, सिकरवाड़ जो राजस्थान के आसपास से होंगे, पता होगा उनको, ग्वालियर के आसपास से, कि ग्वालियर के उत्तर पूर्व में तो धौलपुर जो है, धौलपुर के सामने सिकरवाड़ राजपूतों के कारण वहाँ की जो ब्रजभाषा है वो कहलाती है सिकरवाड़ी कहलाती है। और करौली के मैदान की और चंबल पार की जो बोली है यादवों के कारण, यादव को जादव भी कहा जाता है, तो जादव राजपूतों के कारण जादव बाटी भी कहलाती है, जादव बाटी भी कहलाती है। ऐसे ही डांगी भी कहा गया। भरतपुर के दक्षिण में उबड़ खाबड़ क्षेत्र, करौली और जयपुर के पूरब का जो क्षेत्र है वहाँ पर वो डांग नाम से है, तो डूंगरों की बोली डांगी कहलाती। तो इस तरीके से अलग अलग जगह आप देखेंगे कि नामकरण भी आप लोगों को इसी तरीके से मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो ब्रज भाषा को या भाखा भी कहा गया है। भाखा कहाँ पर कहा गया है, क्या क्या उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे भाषा के लिए जो भाखा कहा गया है, तो भिखारी दास ने कहा कि भाषा ब्रज भाषा रुचिर कहाँ सुमति सब कोई। ऐसे ही कृष्ण कवि की अगर बात करें, कृष्ण कवि की बात करें तो कृष्ण कवि ने क्या लिखा है, कृष्ण कवि ने लिखा है कि ब्रज भाषा बरनी सब कविवर बुद्ध विशाल, सबकी भूषण सत सही रचि बिहारी लाल। ऐसे धीरेन्द्र वर्मा ने ब्रजभाषा में ही पृथ्वीराज रासो को माना।
मैंने अभी पृथ्वीराज रासो के बारे में डिंगल और पिंगल शैली का जिक्र किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के द्वारा अलग अलग माना गया है, अलग अलग माना गया है। अब इसके बाद में खड़ी बोली की अगर बात करें तो खड़ी बोली के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। खड़ी बोली को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में क्या मतभेद है, यहां पर आप देखें कि विद्वानों में क्या मतभेद है। जैसे सीधी भाषा की बात करें तो सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा सीधी भाषा, सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा सीधी भाषा। कर्कश बोली कामता प्रसाद गुरु ने कहा, कामता प्रसाद गुरु ने कहा। गंवारू बोली गिलक्राइस्ट ने कहा है। खड़ी पाई की बोली किशोरीदास वाजपेयी ने कहा। राहुल सांकेत्यायन ने कौरवी कहा। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसे हिंदुस्तानी भी कहा गया है। हिंदुस्तानी कहीं कहीं पर आप देखेंगे इसी खड़ी बोली को नागरी भी कहा गया, नागरी हिंदी। इसी खड़ी बोली के तहत कई भाषाविदों ने इसे सरहिंदी भी कहा है। और यह पश्चिमी रुहेलखंड, गंगा के ऊपरी द्वाब और अंबाला जिले की बोली है। इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदी की अन्य ग्रामीण बोलियों की अपेक्षा इसमें अरबी फारसी के कुछ अधिक शब्द आ गए और जिससे पर्याप्त ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी हो गया। और इसी कारण जिसने जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उस तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। दक्षिणी जो दिल्ली है, दिल्ली शहर को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली शहर को छोड़कर बाकी जो दिल्ली का जो एरिया है, इसके अलावा करनाल की जो बोली है वो बांगरू अथवा जाटू भी है। बांगरू तथा जाटू भी कहलाती है। खैर उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी, सरहिंदी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का नाम स्वीकार करने वालों में सबसे पहले नाम लल्लूलाल गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र का आता है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि ब्रज भाषा के ओकारांत रूपों से मिलान करने पर हिंदी के आकारांत रूप खड़े जान पड़ते हैं। बुंदेलखंड में यह भाषा खड़ी बोली और तुर्की कहलाती है। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा कि ब्रजभाषा की अपेक्षा यह बोली वास्तव में खड़ी कर्कश लगती है, कदाचित इसका नाम इसी कारण खड़ी बोली पड़ा। वहीं चंदा शर्मा गुलेरी ने कहा है कि पुरानी कविता जो मिलती है वो ब्रजभाषा या पूर्वी वैश्वाड़ी, अवधी, राजस्थानी और गुजराती में मिलती है, अर्थात खड़ी पाई में लिखी गई है। मेरठ में पड़ी बोली को खड़ी बोली मानकर लश्कर व समाज के लिए उपयोगी बताया। वहीं अब्दुल हक ने कहा कि खड़ी बोली के माने हिंदुस्तान में आम तौर पर गंवारू बोली है जिसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। वहीं टी ग्राहम बेल ने खड़ी बोली व्यवस्थित और प्रचलित भाषा है कहा। विश्वनाथ प्रसाद ने कहा खड़ी बोली का अर्थ टकसाली अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के तहत अभी जो मैंने आपको बताया है कि ये सारे बोलियां आती हैं, ये 5 रूप उसके सामने आते हैं। अब इसके बाद में हरियाणवी या बांगरू की अगर बात की जाए, हरियाणवी या बांगरू की अगर बात की जाए तो इसके बारे में जान लें। वैसे यहाँ पर तो बहुत ही मैंने कम दिया है क्योंकि चीज़ों को समझाना होता है। जो हरियाणवी है ये बांगर देश की भाषा कहलाती है। बांगरू है, बांगर से आशय होता है, आज भी खेती किसानी वाले लोग जानते हैं बांगर भूमि। बांगर भूमि यानी शुष्क भूमि, और यह शुष्क भूमि है जो हरियाणा में होती है, हरियाणवी है, जहां कहा जाता है कि शुष्क भूमि है और यहां बाढ़ नहीं पहुंचता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे एकदम प्रकृति ने इसको बदल ही दिया है। बांगरू क्षेत्र में, हरियाणवी क्षेत्र में आप देखेंगे
तो बाढ़ की स्थिति है। बांगरू, करनाल, रोहतक, दिल्ली के जिलों में ये बोली जाती है बांगरू या हरियाणवी। ये दक्षिण पूर्वी पटियाला, पूर्वी हिसार, रोहतक, हिसार के बीच ये बोली जाती है। अगर पूरब में देखें तो बांगर प्रदेश को ऊपरी द्वाब से यमुना नदी अलग करती है। बांगरू के कई स्थानीय नाम हैं। बांगरू के कई स्थानीय नाम हैं। इसे हरियाणा में हरियाणवी कहते हैं, देशवाली भी कहते हैं, देशवाली या दसाणी भी कहते हैं। दसाणी है, देशणी है। वहीं दिल्ली और रोहतक के पास में जाटों की अधिक आबादी है, तो इसे जाटू भी कहते हैं। दिल्ली के चमारों की आबादी के कारण इसे चमरवा भी कहा जाता है। अन्य स्थान पर बांगरू भी कहा जाता है। बांगरू बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो लगभग 22-23 लाख के आसपास है। 22-23 लाख के आसपास है। अब इसके बाद में बात करें बुंदेली की, तो आप देखेंगे बुंदेली में भी यहाँ संक्षिप्त में ही दिया गया है कि ये पश्चिमी हिंदी भूभाग की सबसे बड़ी बोली है बुंदेली। इसका ईसुरी भाग बहुत ही प्रचलित है। बुंदेली या बुंदेलखंडी कहें। आल्हा बुंदेली के बनाफरी में लिखा गया है। केशवदास की रामचंद्रिका में भी इस बोली के शब्द मिलते हैं। लाल कवि की रचना छत्रप्रकाश बुंदेली में लिखा गया है। इसमें पवारी है, लोधंती है, राठौरी है, खटोला है। इसी की उपबोलियां हैं। इसी की सब ये उपबोलियां हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत मैंने नहीं दिया है, बहुत सिंपल ही देते हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने ये दे दिया है कि जो आदर्श बोली हैं, इस आदर्श बोली के अंतर्गत पवारी है, लोधांती है, राठौरी है, लोधांती या राठौरी ऐसे लिख लीजिएगा, और खटोला है। जो पवारी बोली है, ये पवारी बोली ग्वालियर के उत्तर पूर्व दतिया तथा उसके पड़ोस में बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पवार राजपूत थे उन्हीं की प्रधानता थी। लोधांती या राठौरी बोली जो है ये हमीरपुर में जो राठ परगना है, अगर कोई राठ परगना से होगा तो जानता होगा, राठ परगना और जालौन के पड़ोस की बोली है। हमीरपुर के मध्य में और राठ परगना से सटे हुए चरखारी के 52-84 जो परगना है, वहाँ पर भी यही बोली बोली जाती है। खटोला बोली बुंदेलखंड एजेंसी के दक्षिण पूर्व और उसके पड़ोस में बोली जाती है। यही बोली मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी बोली जाती है। खटोला दमोह में भी बोली जाती है। वैसे बनाफरी, कुंडी, निभट्ठा, इसका जिक्र मैंने अभी किया ही है, तो वो आपने देखा ही होगा। अब यहाँ पर कन्नौजी की अगर बात करें, कन्नौजी, तो ग्रियर्सन ने इसे स्वतंत्र भाषा माना है। कन्नौजी को स्वतंत्र भाषा माना गया है। कन्नौज नामकरण से ही आपको पता होगा कि कन्नौज नगर के आसपास की भाषा है। और ये जो कन्नौज है, कन्नौज नगर, कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज जो शब्द है वो कान्यकुब्ज का विकसित ही रूप है। तो प्राचीन काल में अत्यंत प्रसिद्ध और समृद्ध नगर था कान्यकुब्ज। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। अरब इतिहास जो लेखक थे, अरब के जो इतिहास लेखक थे, उन्होंने भी इसकी चर्चा की है। जो राजपूत राजा थे उन्होंने इसकी चर्चा की है।
यहाँ पर अंतिम राजा जो थे कानुकुब्ज में वो थे जयचंद्र। ये वही जयचंद्र जिन्हें महमूद गोरी ने युद्ध में परास्त कर कन्नौज नगर और प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था। उसी कन्नौज की बात हो रही है। तो वही की बोली है। ग्रियर्सन ने इसे स्वतंत्र भाषा माना है। धीरेन्द्र वर्मा ने इसे ब्रज भाषा के अंतर्गत स्वीकार किया है। तिरहारी इसकी उपबोली है। इसकी उपबोली कौन सी है? तो तिरहारी है। ये बुंदेली का इस पर अत्यधिक प्रभाव है। इस पर बुंदेली का अत्यधिक प्रभाव है। और यमुना के जो दक्षिणी किनारा है, यमुना के दक्षिणी किनारे की बोली है वही है तिरहारी बोली। तिरहारी बोली यमुना के किनारे की है, तिरहारी बोली। और फिर बात कर लेते हैं दक्कनी की। तो ये 14वीं 15वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश में विकसित हुई। वास्तव में ये बोली खड़ी बोली का ही फारसी से प्रभावित रूप है। तो जब हम लोग खड़ी बोली का विकास की बात करेंगे, साहित्यिक विकास की बात करेंगे, तो वहाँ पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे इस दक्कनी की। बाकी आपके समझ में कितना आया, कैसा लगा लेक्चर, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। पूरा 1 घंटे का लेक्चर आपने देखा। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।